तो देखिए हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चला था, ये नर जनन तंत्र आपको पढ़ा रहे थे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया था कि नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। मेनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा था, और दूसरा था एसेसरीज और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि द्वितीयक व सहायक लैंगिक अंग। इसमें आपके डक्ट और ग्लैंड आते थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो आज हम देखेंगे जो प्राथमिक लैंगिक अंग टेस्टिस है, वृषण है। नर में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है, वृषण है, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। शुक्राणु कह लो या फिर कह लो नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम देखेंगे सबसे पहले वृषण, और वृषण की यहां पर संरचना देखेंगे कि किस प्रकार से वृषण में आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे कैसे होती है, कहां स्थिति होती है इसकी। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, वृषण, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। एक जोड़ी होती है हमारे शरीर में यानी कि नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, और यह शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। शरीर के बाहर थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं यानी कि वृषण होते हैं। याद रखिएगा यह हमारे शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। और कई बार यह क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे वृषण है ये हमारे शरीर के बाहर उपस्थित क्यों होते हैं। युग्मक निर्माण के समय वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी युग्मक का निर्माण होता है, और इसीलिए हमारे शरीर के बाहर वृषण उपस्थित होते हैं। इस चीज को आप समझ गए कि नहीं। तो हमारे शरीर के बाहर वृषण उपस्थित क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लिख पाएंगे कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से वृषण का तापमान 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होना चाहिए, तभी शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए हमारे शरीर के बाहर वृषण उपस्थित होते हैं। और कहां उपस्थित होते हैं, तो स्क्रोटम, एक थैलीनुमा संरचना में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दो होते हैं, एक वृषण का मैंने यहाँ डायग्राम बना के रखा है। इस डायग्राम को अच्छे से याद करिए। तो देखिए वृषण का डायग्राम, तो ये मैंने क्या बना के रखा है, एक वृषण का डायग्राम बना के रखा है। ये एक वृषण है। वृषण के अंदर देखेंगे जब इसको आप ऐसे कट करेंगे, वर्टिकली कट करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ कंपार्टमेंट मिलेंगे। 1 2 3 4, मैंने यहाँ 4 बनाए होते हैं, 250 होते हैं। इन कंपार्टमेंट को कहते हैं वृषणीय पिंडक। कितने वृषणीय पिंडक होते हैं, 250 होते हैं। एक टेस्टिस को जब आप वर्टिकली कट कर दोगे तो वहां पर कितने वृषणीय पिंडक मिलेंगे, 250 वृषणीय पिंडक मिलेंगे। और इन 250 वृषणीय पिंडक में आप जब एक पिंडक को उठाएंगे तो वहां आपको 1 से 3 नलिकाएं मिलेगी। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजनक नलिका। देखिए मैंने एक वृषणीय पिंडक में 3 नलिकाएं बनाई हैं। इन नलिकाओं को भी तो आप ऐसे कट करोगे ना, तो कितनी नलिकाएं हैं, देखो 1 2 3 मैंने नलिकाएं बनाई हैं। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजनक नलिका, इंग्लिश में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपका वृषण ये आगे जाकर कुछ नलिकाओं में बटा होता है, जो कि मैंने आपको एसेसरीज और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बताया था कि यहाँ पर कुछ डक्ट होती है, कुछ नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं को मैंने यहाँ पर क्रम अनुसार दिखाया है। जब मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था तो मैंने कहा था कि आपको क्रम अनुसार याद करना है। सबसे पहले कौन सी नलिका आएगी, फिर कौन सी नलिका आएगी, फिर कौन सी नलिका आएगी, ये बताया था ना। तो अब उसी की बारी आ गई। तो सबसे पहले आपका क्या है, ये एक टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद में इसके अंदर क्या है, 250 वृषणीय पिंडक है, और एक पिंडक में क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है या आगे किससे जुड़ी रहती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो शुक्रजनक नलिका है, यह आगे जुड़ी होती है किससे, तो यहां पर देखिए शुक्रजनक जो नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यह रीड टेस्टिस से जुड़ी होती हैं। किससे, हिंदी में रीड टेस्टिस को रीड टेस्टिस ही कहते हैं, इंग्लिश में भी रीड टेस्टिस, हिंदी में भी रीड टेस्टिस। जैसे मैंने कहा या क्या है, एक वृषणीय पिंडक है तो इसमें क्या है, 3 शुक्रजनक नलिकाएं है ना, इसी तरह इसमें भी 3 शुक्रजनक नलिकाएं होंगी, और इसमें भी 3 शुक्रजनक नलिकाएं होंगी। और यह शुक्रजनक नलिकाएं ऐसे निकल कर किससे जुड़ी होंगी, इसी रीड टेस्टिस से। ये देखिए या शुक्रजनक नलिकाएं किससे जुड़ी होंगी, रीड टेस्टिस। ये देखिए यहां से यहां तक मैंने इसको ब्लू कलर के दिखा रखा है। अगर आपको कलर विजिबल है तो आप देखिए यहां से, यह है शुक्रजनक नलिका वृषणीय पिंडक में, और यहां से बाहर एक नलिका निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, रीड टेस्टिस कहते हैं। अब ये रीड टेस्टिस जब आगे जाती है तो उसको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया, हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या होती है, आगे जाकर एक अति कुंडलित कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं इपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण। याद रखिए जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पर ये अधिवृषण है, वृषण के ऊपर क्या होते हैं, अधिवृषण। तो ये जो अधिवृषण है ना, इपिडिडाइमस, ये वृषण के जस्ट ऊपर होता है। तो इपिडिडाइमस फिर आगे जाकर एक नलिका में प्रवेश करता है, उस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी, और यह शुक्रवाहिनी आगे जाकर कहां खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। कुल मिलाकर मैंने बताया क्या, मैंने बताया आपको एनाटॉमी किसकी, एक टेस्टिस की। एक टेस्टिस को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, क्या मिलेंगे, 250 वृषणीय पिंडक मिलेंगे। एक पिंडक में
1 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिकाएं मिलेंगी, या शुक्रजनक नलिकाएं आगे जाकर कहां खुलती हैं, तो रीड टेस्टिस में खुलती हैं, या रीड टेस्टिस आगे जाकर कहां मिलती है, तो वास इफ्रेंसिया में मिलती है यानी कि शुक्रवाहिका में मिलती है, और शुक्रवाहिका आगे जाकर कहां मिलती है, इपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण में मिलती है, और अधिवृषण फिर से आगे जाकर कहां मिलती है, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी में मिलती है, और यह शुक्रवाहिनी फिर से जब आगे जाएगी तो क्या बना, किसमें मिलेगी जाकर, यूरेथ्रा में मिल जाएगी जाकर, समझे कि नहीं। और इस प्रकार से आपका स्पर्म यहां से होते हुए इधर से इधर से इधर से होते हुए आपका बाहर इजैक्यूएट होता है। इस चीज को आप समझ गए कि नहीं, चलिए ठीक।